डॉक्टर साहब आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आवाम को समझा दिए, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि अगले 3 साल बाद भी आप बैठ के मुझसे यही सवाल कर रही होंगी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 2 साल पहले मैं यही सवाल आपसे कर रही होती थी मॉर्निंग शो में, और हम यही बातें कर रहे होते थे और आप इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त तज्ज़िया दे रहे होते थे, आवाम को समझा रहे होते थे। यानी हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हम मुकम्मल तौर पर फेल दिखाई दे रहे हैं कि 2 साल पहले भी हम यही रो रहे थे, अल्लाह ना करे कि अगले 2 साल बाद भी हम यही रो रहे हों। आपने तरीक़ाकार भी बता दिया कि आवाम अपने ऑन पे क्या कर सकती है। आम देखने वालों को समझाइएगा कि जैसे जो शरह सूद में जो इजाफा किया गया है 11.5% कर दी गई है, इससे आम तबके के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, और वो लोग जो सरमायाकार हैं जो बैंक्स में अपने रकम रखवा कर उससे अमाउंट लेते हैं, उनको तो इससे इजाफा मिलेगा ना। मैंने आज द न्यूज़ अखबार में एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना, जिसका मतलब ये है कि शरह सूद को 1% बढ़ाना जरूरी था, इसलिए कि हम IMF की एंगेजमेंट में हैं और उनसे हमने वादा किया कि हम एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके चलेंगे। मेरी पहली गुजारिश सारे पाकिस्तान अथॉरिटी से ये है कि प्रोग्राम में जब तक रहेंगे, और 78 साल में 24 प्रोग्राम किए हैं, सोचना चाहिए, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि 78 साल में 24 बार ICU के डॉक्टर के दर पे गए हैं। मेरे वालिद 94 साल शहरबानो जिंदा रहे, लास्ट अगस्त में ही पास्ड अवे एट 94 ईयर्स। वो जिंदगी में एक बार ICU गए हैं। मैं ये मेडिकल तशबीह दे के इसलिए समझाता हूँ कि डाइट अच्छी थी, एक्सरसाइज करते थे, ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, 7 से 8 घंटे सोते थे, बच्चों की अच्छी तरबियत की, तालीम दी जो दे सकते थे, लोगों का मुफ्त इलाज किया। सो एक भरपूर जिंदगी जी और एक नॉर्मल डेथ उनको आई। एक दफा ICU कहीं स्लिप हो गए थे तो उनको जाना पड़ा। हम 78 बार में 24 बार स्लिप हुए हैं। सो ये अक्कासी करती है उस चीज की कि हमने इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है मुल्क की ऐसी नहीं की कि हम स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर पाते। हर दफा एक बैनुल अक़वामी क्राइसिस आता था और हम IMF के दर पे गए। मेरा ख्याल है अर्जेंटीना के बाद सबसे बड़े ICU के डॉक्टर के क्लाइंट हैं। सो ये पॉलिसी स्पेस कम हो जाती है। मेरे जाती ख्याल में मैंने 0.5% भी अगर बढ़ा देते, जो कि बढ़ाना चाहिए था, इसलिए कि इन्फ्लेशन अगले माह में 11-12% आ रही है। IMF से बात की हुई है कि हम इसको पॉजिटिव रखेंगे। जो गैप है बिटवीन, जिसे कहेंगे पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन, वो पॉजिटिव होगा। अगर 11% इन्फ्लेशन आती और 11% अगर पॉलिसी रेट 10.5% होता तो ये नेगेटिव हो जाता। तो इसलिए बढ़ाना जरूरी था। 0.5% की बजाय 1% बढ़ाना एक स्ट्रॉन्गर प्रीएम्प्टिव रिस्पॉन्स है, ये मेरा ख्याल है। मेरा दूसरा ख्याल ये है कि ये बात दुरुस्त है, ये इसलिए भी किया गया है कि रूपी को स्टेबिलिटी दी जाए। ये इसलिए भी किया गया है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को तोड़ा जाए। बट इंपॉर्टेंट बात इज द फॉलोइंग, ये एक सप्लाई शॉक की वजह से प्राइसेस ऊपर गई हैं, डिमांड नहीं एक्सेसिव आई। इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं एंड दे आर द फॉलोइंग। जब तक मुल्क की पैदावारी सलाहियत, जिसका मतलब है खेत ज्यादा उगल रहे हों, यील्ड कर रहे हों, और हुकूमत के खर्चे, टैक्सेस की हमने बात करी, कंट्रोल्ड हो, और हुकूमत वो खर्चे और वो काम करे जो उसको करने चाहिए, और वो खर्चे और वो काम ना करे जो उसको नहीं करने चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनको नहीं चलाने चाहिए, बिकॉज वो 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व हो चुके हैं। वही खर्चे डेवलपमेंट पे भी होते हैं, और एक वैसे ही जो फेडरल गवर्नमेंट का हुजम है, मतलब 80 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से निकलना, जो कि मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, और सिर्फ उनको हम इक्विटी इंजेक्शन, गारंटीज, सब्सिडीज, ये सब कुछ देते हैं। सो रीथिंक करने की बात आ गई है। सो मैंने पहले कहा कि हमें अपनी प्राइवेट सेक्टर की पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है, और हुकूमत के खर्चे कम करने हैं, और 5 हुकूमत के करने हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर सारा बोझ इस पे चला जाएगा कि शहरबानों को गाड़ी ना खरीदने दें, और खाकान को जूते बनाने की या चिप बनाने की फैक्ट्री ना लगाने दें। ऑलरेडी तो हमारी पूरी दुनिया दुनिया में हम सबसे महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क जो है वहाँ पर गाड़ियाँ कोड़ी बिक रही होती हैं। ये जो अगर हम बात करें ये इसकी मेहरान की, ये वैगनार की, ये ऑल्टो की, जो यहाँ 35-35 लाख की गाड़ियाँ हैं ऑल्टो, और
दीगर जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पर 5-5 लाख रुपए की बिक रही होती हैं, तो ये हम तो पहले से ही गाड़ी खरीदने के काबिल नहीं है। इसकी दो तीन वजूहत हैं और उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक जी। तो ये है कि गाड़ियों पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये टैक्सेस इसलिए ज़्यादा हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के निज़ाम में आपने मुल्क को इनडायरेक्ट बाइंग पर रखा और बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए रखे, जो कि ट्रांजैक्शनल टैक्सेस थे, ना कि हम मुनाफे को टैक्स करते। एक वजह। नंबर दो, आपने दो तीन जो पाकिस्तान के असेंबलर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स नहीं, असेंबलर्स थे, उनको प्रोटेक्टेड रखा और टर्म्स ऑफ ट्रेड ऐसी रखी कि आपने टैरिफ बहुत हाई रखा इंपोर्टेड गाड़ियों का, और नए एंट्रेंट्स को एक तरह से जिसे कहते हैं एंट्री की गुंजाइश नहीं दी। तो जो कंपटीशन बनना था, जो अब थोड़ा सा विद द चाइनीज कार्स, कोरियन कार्स, जापानीज एडिशनल कार्स अब आता दिखाई दे रहा है। और आपने ऐसी रिवायत रखी मुल्क में कि हम कंपेटिटिव मार्केट की बजाय प्रोटेक्टेड मार्केट रखेंगे, और किसी ये एक डिलीशन के नाम पे, जिसका मतलब ये होता है कि आज गाड़ी 50% बन रही है, फिर 60% बनेगी, इसके नाम पे हमने पाकिस्तानी जो गाड़ियों के असेंबलर हैं, एक टके की गाड़ी दुनिया में नहीं बेचते। एक टके की गाड़ी, मतलब आई एम सॉरी टू से, इट मेक्स मी अपसेट कि मतलब थाईलैंड से लेके पूरे ईस्ट एशिया की गाड़ियां दुनिया भर में बिकती हैं। चाइना ऑस्ट्रेलिया की मार्केट कैप्चर कर रहा है, हम असेंबली करके पाकिस्तान में ही चंद लाख गाड़ियां बेच के खुश हो जाते हैं। ये कहाँ की मतलब इंसाफी है। इसको ठीक करने के लिए अब मार्केट को ओपन करें, कंपटीशन आने दें, और आहिस्ता आहिस्ता इन गाड़ियों की इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब 5 लाख गाड़ी बनाएं, गाड़ियों की कीमत भी नीचे आएगी और दुनिया भर में भी बेचेंगे। तो ये पूरी ऑटो पॉलिसी जो है बनी है, मैं जानता हूं, इसको रीथिंक करके आगे चलना पड़ेगा, एंड दैट्स सीरियस बिजनेस इन पाकिस्तान। और फिर सबसे बढ़ के अब ये देखना है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट कार्स, इट इज अबाउट एक ट्रांसपोर्टेशन का निजाम मुल्क में जो एनविजिज करना है, वो हमने क्या करना है। मतलब वो मैं बाहर रहा हूं बहुत अरसा, मैंने काम भी किया है यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इज नॉट इन द आइसोलेशन दैट यू गेट कार्स और फिर कहते हैं ईवी बाइक्स। नो, दैट्स नॉट ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी का जो महवर होता है, जो अमीर आदमी है ना यूरोप में, वो कहता है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करूं, मैं नीचे आऊं तो मैं जो इतना बड़ा टैक्स देता हूं, तो ट्रैम खड़ी हो, ट्यूब खड़ी हो, मर्सिडीज बस खड़ी हो, मैं उसमें एंटर करूं, मैं अपने दफ्तर पहुंच जाऊं, नोडल कनेक्टिविटी हो, फिजा इतनी साफ हो कि मैं वॉक करके भी अपने दफ्तर जा सकूं, तो वो पॉसिबल हो। अगर मुझे लॉन्गर ड्यूरेशन में आना है, तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन की ट्रेन्स हैं, वो कनेक्टिविटी सिटी को दे रही हूं ताकि मैं बाहर सिटी के भी रह सकूं। मतलब दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। द ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इज कि हम नेशनल हाईवेज नहीं बनाएंगे, हम फ्रेट और ट्रांसपोर्ट कैरी करेंगे ऑन दी पाकिस्तान रेलवे, जिसका निजाम ऐसा है कि 100 अरब रुपया देते हैं उनको, और आज भी वो एक थोड़ा सा फ्रेट और थोड़े से पैसेंजर कैरी करते हैं, इसलिए कि स्टेट कंट्रोल में है और निकल नहीं पा रहे उससे। तीसरी बात कि जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक सेक्टर की है, वो चलेगी किस पे? अगर 45,000 मेगावाट बिजली जायद है तो फिर बिजली पे चला लें। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नए बाइक्स ले लें, उसकी बजाय आप स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट सेक्टर को आने दें। और अगर किसी को शेरवानों को सस्ता टिकट बेचना है, तो उसके टिकट पे पैसे दे दें, वो सस्ता टिकट हो जाएगा। बट लेट देम कम्पीट एंड हैव द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान, नोडल हो, कनेक्टेड हो। और मतलब यूरोप की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सी लेन्स को सिर्फ बाइक लेन्स कर दिया है। सो मतलब आप सोचें कि ये पूरा निजाम कैसे बनेगा। अब ये क्यों नहीं बनता? मतलब इसका तो बड़ा आसान हल है। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर भी काफी हद तक, उसमें जो सबसे लैकिंग चीज है वो है एक्सपर्टीज इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये सब वो थॉट प्रोसेसेस हैं कि इनको बनाने के लिए हाई कैलिबर इंडिविजुअल्स एट इंपॉर्टेंट पोजीशंस चाहिए। हम एक जनरलिस्ट सिस्टम में एक मुल्क को चला रहे हैं, और उस चीज को हम जिसे कहते हैं ना, ब्रिटिश राज की कॉलोनियल आर्किटेक्चर पे चलाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तब सिटीज मैनेज नहीं होती थी, एक्सट्रैक्ट होते थे उसमें से रिसोर्सेज। आज सिटीज को मैनेज करना है, ग्रो करना है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने देखना है कि कैसे तालीम, कैसे ट्रांसपोर्ट, कैसे वेस्टेज का निज़ाम, कैसे सीवेज का निज़ाम, ये सब कुछ कैसे बनना है, और फिर इस पिलर को फेडरल तक बिल्ड करना है। पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि मसाइल बड़े छोटे हैं। ये जितने मैंने मसाइल हल किए हैं,
मैं तो आधे घंटे की गुफ्तगू में आपको इनके सिर्फ हल बताता चला जा रहा हूँ। सही आप बात है। सोचिए कि अगर आप मेरे से बेहतर बहुत से लोग ले आए जो ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स हों, इकोनॉमिस्ट्स हों, एनर्जी इकोनॉमिस्ट्स हों, फिजिकल इकोनॉमिस्ट हों, तो ये सारे मसले हल कर देंगे वो आपके, जैसे मनमोहन सिंह ने किया था। वो बेस्ट रिक्रूटर थे इंडिया के, वो इंडिया के बेस्ट इकोनॉमिस्ट पता नहीं जरूर थे, बट वो बेस्ट हेड हंटर थे। मेड द बेस्ट हेड हंटिंग टीम, और उन्होंने प्लेस किया ऐसी जगहों पे इन लोगों को जिन्होंने ये सारी पॉलिसीज बनाई और इंडिया को एक दफा खोल दिया। हमें भी पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं ना, खोल देना है। तो जैसे लोगों ने सोलर रेवोल्यूशन करके दिखाया है, जैसे हमने एक अच्छा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करके दिखाया है, जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर दिखाया है, जैसे हमने 4th जनरेशन वॉरफेयर करके दिखाई है, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल, जिसमें अगर कोई हम शक करना नहीं चाहें है तो कि पाकिस्तान in 5 years can start looking much better. इंशाल्लाह।